द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है और आज का विषय है परिसीमन, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को यह बयान दिया जिसमें उन्होंने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है जिसमें परिसीमन को लेकर चर्चा होगी। और इस एक बयान के बाद कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से अपने पत्र के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि लोकसभा की जो हालिया स्थिति है उसको ना छेड़ा जाए। जो 543 सीटें हैं वो बनी रहें और जो महिलाओं को जो आरक्षण देना है वो इन्हीं सीटों में से दिया जाए, सीटों की वृद्धि ना की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग भी की है कि आने वाले दिनों में एक सर्वदलीय बैठक का जो है आयोजन भी होना चाहिए जिसमें इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा होनी चाहिए। आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो है मनीष जी, जो हमारे सहयोगी हैं, और इसके साथ ही हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ल जी। और हम अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो सुनील सर से है। सर, जिस तरीके से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके क्या मायने लगते हैं, क्योंकि पहले भी जब ये अप्रैल या जून में जब सेशन में ये प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया था और वोटिंग हुई थी तो सरकार को इसमें हार का मुंह देखना पड़ा था। और उसके बाद कई पार्टियों के जो सांसद हैं वो अपने दल को छोड़कर दूसरे दलों में गए, या हम कहें कि एनडीए के साथ जुड़े हैं। और उसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी हालत में जो परिसीमन का बिल है उसको पास कराया जाए और उसी की ये सारी कवायद है। अब इस लेटर के बाद आपको क्या दृश्य सामने नजर आ रहा है आने वाले दिनों में जो देश की राजनीति है, खासतौर पे इस बिल की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या संकेत नजर आ रहे हैं सर? धन्यवाद अभिषेक जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने परिपत्र से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास हुआ है वह लोकसभा के वर्तमान सदस्य संख्या के रूप में ही लागू किया जाए। यह दोनों तथ्य इस बात के संकेत है कि इस नए सिरे से परिसीमन के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है। अगर सदस्यों की संख्या बढ़ती नहीं और कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस परिसीमन का भी समर्थन नहीं करती। और अगर इसको और व्यापक किया जाए तो सदस्य संख्या वर्तमान बने रहने पर परिसीमन की आवश्यकता भी नहीं है। इससे कोई परिसीमन किस बात की करेंगे आप? तो कांग्रेस ने दोनों बातें स्पष्ट कर दी जब उसने सदस्य संख्या बढ़ाने का विरोध किया और उसी के साथ उसने स्पष्ट कर दिया पराक्रांतर से कि वह परिसीमन के पक्ष में नहीं। बावजूद इसके कांग्रेस ये कहती है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विचार विमर्श किया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक के साथ साथ ही कांग्रेस अपना रुख साफ कर देती है। निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि नीतिगत फैसले लेने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें उनकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1000 लोग बैठ करके नीतिगत फैसले करेंगे तो फैसला कुछ होगा नहीं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या आज ही 503 के आसपास है, तो वो संख्या पर्याप्त है। आप इसको कैसे परिसीमन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इनके सदस्यों को समायोजित करेंगे, सरकार इससे विचार कर सकती है। लेकिन इसको बढ़ा करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और 800 और 1000 कर दिया जाए, यह बहुत तर्कसंगत मुझे तो नहीं लगता। कांग्रेस यह भी कहती है कि जिन राज्यों की वर्तमान सदस्य संख्या जितनी है उसमें कोई फेरबदल भी नहीं होना चाहिए। यह उसी प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है कि जो वर्तमान सदस्य संख्या है उसमें कोई हेरफेर नहीं होना चाहिए और अगले 25 वर्षों तक नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस लोकसभा में सदस्यों की संख्या को लेकर के जो अतीत से जो उसका स्टैंड रहा है, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसका समर्थन किया, उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ती है।
और उसी पे कायम है। उसमें वह अपने अपने विचार में किसी तरह का संशोधन करने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस ने परिसीमन और सदस्य संख्या और महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण लोकसभा में, इन तीनों प्रश्नों पर अपने रुख साफ कर दिए हैं कि उसका रवैया यह है। और अगर कांग्रेस कांग्रेस इस बिल का समर्थन नहीं करती तो मुझे दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती है कि परिसीमन का बिल या लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने का कोई भी विधेयक लोकसभा से पारित हो सकता है। मोदी सरकार सदस्यों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन को लागू करने के उद्देश्य के पीछे बार बार महिलाओं के को आरक्षण देने की बात का मुद्दा सामने रखती है कि महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है और विरोधी दल इसका समर्थन नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने इस पॉलिटिकल नैरेटिव को भी खारिज किया कि वह महिलाओं को आरक्षण देने के विरोध में बिल्कुल नहीं है। वो चाहती है कि महिलाओं को 33% का जो आरक्षण है वो लागू किया जाए और तत्काल लागू किया जाए और 2029 के चुनाव से लागू किया जाए, लेकिन जो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है उसी के साथ लागू किया जाए। तो कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर के जो सरकार के द्वारा एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसका भी जवाब देने का प्रयास किया। जी मेरा सवाल अब मनीष जी से है। मनीष जी, जैसे सुनील जी ने बताया है कि कांग्रेस महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, दिलाना चाहती है, लेकिन जो सीटें हैं, सीटों की संख्या है, उसमें कोई वृद्धि नहीं चाहती है। जैसा उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस राजी है, लेकिन फिर भी क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में कोई ऐसा नैरेटिव करना चाहेगी या काफी प्रभाव से कोई नैरेटिव पहुंचाना चाहेगी कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है और यही वजह है कि वो इस बिल में अड़चन पैदा कर रही है और नहीं चाहती कि महिलाओं की जो संख्या है सदन के अंदर उसमें वृद्धि हो पाए। तो बिल्कुल अभिषेक, आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में जब सरकार बजट सत्र था और उसको एक्सटेंड करके 16-17 को अप्रैल को एक स्पेशल जो है सत्र बुलाया गया और उस दिन इस बिल पर चर्चा की गई, डिलिमिटेशन जिसमें महिला आरक्षण भी शामिल था। और आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बिल्कुल करीब था और उसके मद्देनजर सरकार ये बिल लेकर आई और आपने देखा किस तरीके से सरकार को पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे असम में किस तरीके से महिला विरोधी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जो उस समय थी, अभी की नहीं, उस समय की जो तृणमूल कांग्रेस थी उस समय उसने भी भरसक विरोध किया था लोकसभा के भीतर, जो सरकार ये बिल लेकर आई थी डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ। तो जाहिर तौर पर सरकार ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन अब देखिए हालात क्या है। अब ये मामला अभिषेक बनर्जी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में जो डाली थी, जो 20 उसके सांसद अलग गुट बनाकर एनसीपीआई जो एक बिल्कुल नई नवेली दल है जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना, उसमें उसके 20 सांसद चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, तो लोकसभा स्पीकर ने भी वो जो रेबल एमपीज थे टीएमसी के, उनको अपनी तरफ से नोटिस जारी किया जिस पर वो काफी समय तक खामोश बैठे हुए थे। तो इन परिस्थितियों में सरकार ये जरूर एक पोस्चरिंग कर रही है कि वो डिलिमिटेशन का बिल, जैसा किरण रिजिजू संकेत दे रहे हैं, लेकिन टीएमसी का जो 20 सांसदों का जो ब्लॉक है उसको लेकर अगर तस्वीर साफ नहीं होगी तो फिलहाल सरकार ये जोखिम नहीं ले सकती। आपको याद होगा कि किस तरीके से बिल गिर गया था 17 अप्रैल को और सरकार को काफी शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसने इसको भुनाने की कोशिश की चुनाव में, लेकिन जब तक इन 20 जो सांसद हैं टीएमसी के इसको लेकर स्पष्ट नहीं होता है और क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि सरकार जोखिम उठाएगी। और डीएमके भी आप देखिए जिस तरीके से अभी जो सत्र खत्म हुआ मॉनसून का, डीएमके की तरफ से सरकार को कोई आश्वासन नहीं मिला है। ये लगातार चर्चाएं मीडिया में थी कि डीएमके शायद इस मुद्दे पर जो है, अगर सरकार उनकी जो मांगे हैं कि भाई उस प्रोपोर्शन में तमिलनाडु की सीटें बढ़ाई जाए, इन मांगों को अगर मान लेती है तो शायद डीएमके उस बिल का समर्थन करे, लेकिन डीएमके की तरफ से औपचारिक तौर पे कुछ भी ऐसा बयान नहीं दिया गया है। तो फिलहाल
देखिए, सरकार जरूर इस बात को तौल रही है, अपने इस पक्ष में सभी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रही है। अमित शाह भी अभी तमिलनाडु गए हुए थे, जहां पे ये बताया जा रहा है कि उन्होंने वहां के मुख्यमंत्री विजय से बातचीत भी की है इस को लेकर, और विजय ने भी अपनी बातें जो खुलकर रख दी कि अगर तमिलनाडु की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए, उसको नजरअंदाज उनके हितों का नहीं किया जाना चाहिए। तो तमाम बातों को सरकार को नाप तौल करके जो है इस बिल को लाना होगा, और इतना सरल नहीं है। और कांग्रेस ने जो अब स्टैंड ले लिया है, जाहिर तौर पर इस समय जो देश के हालात हैं, जो हम कुछ देख रहे हैं, तो कांग्रेस सभी दल जो है इस मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता कि तुरंत अपनी पत्ते खोलेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार मैन्यूवरिंग करने की कोशिश की जा रही है। सुनील जी, अब मेरा सवाल आपसे है, जैसा मनीष जी ने काफी स्पष्ट तौर पर ये बताया कि आज का जो माहौल है उसमें नहीं लगता कि सरकार फिर से कोई जोखिम उठाना चाहेगी, लेकिन सरकार के ही एक मंत्री इस तरीके का अगर हम कहें शगुफा वो छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या मकसद आपको लग रहा है? क्या जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है देश के अंदर, हर जगह जैन जी या जैन अल्फा को के द्वारा जो है प्रदर्शन आदि की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या सरकार इस शगुफे के माध्यम से ध्यान भटकाना चाह रही है? क्या वो चाह रही है कि जो जिन भी मुद्दों पर इस समय विपक्ष या और लोग हावी हो रहे हैं, क्या उनको डाइवर्ट किया जाए एक नए विषय में उलझाकर? आपको इससे क्या लगता है सर? नहीं, जैन जी के आंदोलन शुरू होने के पहले ही से, अगर आपको याद होगा, परिसीमन का शगुफा केंद्र सरकार ने छेड़ दिया था। ये लगातार चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों में तोड़-फोड़ की प्रक्रिया बहुत सुव्यवस्थित तरीके से चलाई जा रही थी। राजनीतिक दल तोड़े जा रहे थे, और या तो उनके लोग बीजेपी में शामिल हो रहे थे, नहीं तो उनके सहयोगी दलों में शामिल हो रहे थे। तो यह कोई जैन जी के आंदोलन के बाद का राजनीतिक विमर्श शुरू किया हो मोदी सरकार ने, ऐसा नहीं है। स्थिति यह है कि मोदी सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है कि वह परिसीमन को लागू करे। 2029 के चुनावी चुनौतियों का सामना करने के लिए वह संसदीय परिसीमन को अपना एक प्रमुख हथियार मानती है। सदस्य संख्या बढ़ा करके परिसीमन करने को लेकर के वह अपनी चुनावी जीत को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख आधार मानती है। तो केवल ये नहीं कि कोई सिगुफा छोड़ रही हो या एक लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने की, ध्यान भटकाने की कोशिश हो, बाकायदे उसका बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है और उसके राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। लेकिन यह क्रियान्वित होता हुआ नहीं दिख रहा है। डीएमके जिस पार्टी पर अगर बहुत भरोसा कर रही है बीजेपी, तो मेरा अपना मानना है कि डीएमके अगर इस परिसीमन का समर्थन करती है तो वह उसके लिए आत्मघाती होगा। पूरा का पूरा तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है कि जो परिसीमन मतलब जो सदस्य संख्या बढ़ेगी, उसमें तमिलनाडु की स्थिति कहां पहुंच जाएगी, उसके सदस्यों में कितनी वृद्धि हो जाएगी। जो बड़े राज्य हैं या जहां पे भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा असर है, वहां सदस्य संख्या कहां बढ़ेगी। बड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जिस राज्य की जितनी सदस्य संख्या है उसे 50% की वृद्धि कर दी जाए, लेकिन वास्तव में कितना वृद्धि होगी? अगर आप उत्तर प्रदेश में 50% की वृद्धि करते हैं, सदस्यों की संख्या होती है 120, और तमिलनाडु में, ये पश्चिम बंगाल में, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लोग कम से कम जो तमिलनाडु के लोग हैं वो तो इस विमर्श को समझ रहे हैं। तो क्या अपने जनता की जो राजनीतिक चाह है उसके खिलाफ डीएमके जा सकती है क्या? और डीएमके लगातार कहती रही है कि वह इंडिया दल समूह का हिस्सा नहीं है। जॉर्ज जोसेफ की सरकार बनने के बाद से तमिलनाडु में और कांग्रेस के द्वारा उसका समर्थन किए जाने के बाद डीएमके का यह रुख रहा कि वो इंडिया दल समूह के सदस्य नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर वो इंडिया दल समूह के साथ है। कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का आत्मघाती निर्णय कैसे ले सकता है?
और डीएमके के सदस्यों को क्या इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर वो टूट करके बीजेपी के साथ जाते हैं या बीजेपी के सहयोगी दल के साथ जाते हैं, जो स्वाभाविक सी बात है कि तमिलनाडु में एआईडीएमके है, तो उनको हासिल क्या होगा? उनके पास राजनीतिक पूंजी क्या बचेगी? तो वह राजनीति भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या अपने राजनीतिक दल को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं? ये तो कोरी कल्पना है, जिसको बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी। डीएमके आ सकता है, डीएमके आ सकता है। कैसे आ जाएगा भाई, और क्यों आएगा वो? डीएमके के सदस्यों को कोई लाभ मिलता क्या इस विधेयक का या इस राजनीतिक प्रस्ताव का समर्थन करने से? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं मिलना है। तो जितने प्रमुख राजनीतिक दल हैं, बड़े राजनीतिक दल हैं, जिसमें सबसे बड़ा राजनीतिक दल है प्रमुख विपक्ष है कांग्रेस, दूसरे नंबर की पार्टी है जो जिसको तोड़ दिया उन्होंने टीएमसी, उसके अभी बाद समाजवादी पार्टी है सर। समाजवादी पार्टी की तीसरे नंबर की पार्टी है, फिर चौथे नंबर की पार्टी है डीएमके। अगर ये बड़े दल आपका समर्थन नहीं करते हैं तो आप फिर अपने इस राजनीतिक विमर्श को बढ़ा नहीं सकते, संभव ही नहीं है, लागू नहीं कर सकते आप। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण का नाम लेकर के एक लोगों के बीच में यह धारणा बनाने की कोशिश कर रही है कि जो विपक्षी दल है वह लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध कर रहे हैं। बार बार ये बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे के पूरे परसेप्शन को विपक्षी दलों ने एकदम बेनकाब कर दिया कि हम 2023 में ही महिलाओं को आरक्षण देने का जो विधेयक था उसको सर्वसम्मति से पारित कर चुके हैं लोकसभा में, संसद में। आज वो कानून बन चुका है, क्यों नहीं लागू करते हैं आप? अब वो विमर्श तो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ करके अपने राजनीतिक हितों के लिए उस बने बनाए कानून को लागू नहीं कर रही है और अपने राजनीतिक हितों के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने और बढ़ी हुई संख्या पर महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है। ये तो एक बहुत तर्कसंगत बात तो हुई नहीं। अभिषेक, मैं सुनील सर से एक सवाल, आपकी इजाजत से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्योंकि आपको ध्यान होगा अप्रैल में जिस समय ये सरकार डिलिमिटेशन वाला बिल लेकर आई थी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव था। अब जबकि हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में जिस समय ये संसद का स्पेशल सत्र बुलाया जाएगा तो ज्यादा दिन नहीं होगा इन चुनावों को लेकर। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया गया है योगी सरकार के द्वारा, इस महिलाओं की आधी आबादी को लुभाने के लिए और विपक्ष को एक विलेन के रूप में पोर्ट्रे करने के लिए सरकार क्या स्पेशल सत्र बुला सकती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के वोट बैंक को साधा जा सके? यह काम मनीष जी आपने खुद ही उल्लेख किया, पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान सरकार ने किया था, लेकिन क्या वह एक बड़ा पॉलिटिकल नैरेटिव बन पाया? अगर एसआईआर के माध्यम से 90 लाख लोगों के नाम न काटे गए होते पश्चिम बंगाल में, तो क्या चुनावी परिणाम यही होते जो हमको आज दिखाई पड़ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह की टिप्पणियां की हैं अभी हाल के कल परसों के सुनवाई के दौरान, ये हमारे आपके सामने है। ऐसा नहीं है ना कि लोग इस बात को महसूस नहीं करते या जानते नहीं है कि जमीन पे चल क्या रहा है। अगर आप महिलाओं को आकर्षित करने का वही परंपरागत तरीका आपने अपना रखा है कि कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ अनाउंस कर दीजिए, कुछ फ्री में चीजें दे दीजिए, इससे लोगों की बात बन जाएगी। ये जो जंतर मंतर का आंदोलन है, इसने इस पूरे के पूरे परसेप्शन को खारिज कर दिया। जो लड़कियां पुणे के राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, वो आपके फ्री रक्षाबंधन की यात्रा से, बस में यात्रा से खुश हो जाएंगी, उनके माता पिता खुश हो जाएंगे। 2 दिन की रक्षाबंधन पे 2 दिन की आप मुफ्त की यात्रा करा रहे हैं। उस यात्रा में भी जो वातानुकूलित गाड़ियां हैं उसमें उनको आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी। किसको अब इस तरह का लालच दे रहे हैं और कौन स्वीकार कर लेगा? बड़े मुद्दे हैं। महिलाओं के सामने भी
अपनी अगली जनरेशन की रोजी रोजगार का सवाल है, उनके लिए एक व्यवस्थित जीवन का सवाल है, उनके लिए भी बेहतर शिक्षा और सरल सुलभ स्वास्थ्य का सवाल है और गंभीर विषय है ये। उत्तर प्रदेश में जो अभी-अभी ताजा तरीन एक सर्वेक्षण आया है, उसमें देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि चुनाव में मतदान का म म जो विषय वस्तु होगी वो क्या होगी? लोग कह रहे हैं कि शिक्षा है, लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य है, लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। ये स्थिति है। कानून व्यवस्था का जो एक परसेप्शन बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो भले ही इस स्पेशल विशेष सत्र का को आहूत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक माहौल बनाने का प्रयास करे कि महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में विपक्षी दल नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल बड़े शोर शराबे के साथ कर रहे हैं कि हम बिल्कुल हैं, और न केवल हैं बल्कि जब पिछला विधेयक लाया गया था उस बिल को हमने सर्वसम्मति से बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी आपत्ति विपत्ति के हमने पारित किया था, सरकार का समर्थन किया था। सरकार अब इसको लागू नहीं कर रही है। सरकार के पास क्या जवाब है? आप क्यों सदस्य संख्या बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं? क्यों सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप? मनीष जी, आप किसी मीडिया संस्थान में काम करते हैं, एडिटोरियल की मीटिंग होती है तो उसमें क्या 500 लोग भाग लेते हैं क्या? मुश्किल से बड़े-बड़े संस्थानों में जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहां भी एडिटोरियल की जब मीटिंग होती है मुश्किल से 8 लोग 10 लोग बैठते हैं। अब कोई कहने लगे नहीं साहब, तो इसमें 200 लोग होने चाहिए, ये संभव है? 200 लोग में बैठ के आप पंचायत करेंगे कि निर्णय लेंगे? जो नीतिगत फैसले होते हैं उसमें कितने लोगों की संख्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी दुनिया का। कितने सदस्य, उसमें कितने लोगों को सुरक्षा परिषद में रखा गया है? आप ऐसी तार्किक बात कीजिए कि नीतिगत फैसला लेने वाली संस्थाओं में कितने लोगों को होना चाहिए? आप यह विमर्श क्यों बढ़ाना चाहते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाइए? अरे, फैसले लेने वाली संस्थाओं को आप एक जनसभा में बदलना चाहते हैं क्या? सभाओं में फैसले होते हैं, हुए हैं कभी? बड़े से बड़े संगठन में भी एक एग्जीक्यूटिव होती है, जो आम सभा की तुलना में उसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, कितनी सीमित होती है? क्यों ये प्राविधान किए गए हैं? कि आप व्यापक रूप से चर्चा कर लीजिए कहीं भी, फैसला लेने का जो काम है वह एक गुणी लोगों का एक सीमित दायरे में एक संख्या होगी जो बैठ के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेगी। पब्लिक मीटिंग में फैसला कराना चाहते हैं, 1000 लोग लोकसभा में बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे क्या फैसला करेंगे? ये मैंने ये तर्कसंगत कहीं से लगता है क्या? उचित लगता है कहीं से? तो यह धारणा भी लोगों के बीच में जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोकसभा की सीट संख्या बढ़ाने की बात कर रही है और बढ़ा करके वो महिलाओं का आरक्षण देने की बात कर रही है, जिससे उसके ऊपर को उसका जो राजनीतिक हित है वो प्रभावित ना हो। विपक्षी दलों के तो राजनीतिक हित प्रभावित होंगे। आज जब विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो वर्तमान 503 की सदस्य संख्या है लोकसभा में, उसी में आप महिलाओं का आरक्षण लागू कीजिए, उसमें तो इस बात की पूरी संभावना है कि कई लोकसभा के सदस्यों की सीट जो है वो महिलाओं के खाते में चली जाएगी। इस बात की संभावना है कि नहीं है? लेकिन वह अपने राजनीतिक हित को बलिदान करने के लिए तैयार है कि नहीं, महिलाओं को आप स्थान दीजिए। बीजेपी क्या कर रही है कि जब आप सदस्य संख्या बढ़ा करके 800 कर देंगे तो बीजेपी के ऊपर या उसके राजनीतिक सेक्रीफाइस का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। 242 सीट उसके हैं, जो जहां है वहां पड़ा रहेगा। नई सीटों को आप महिलाओं के हाथ में दे देंगे।
तो आप अगर आप इस तरह से अपने राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रख अगर आप निर्णय लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लो आप एक्सपोज नहीं होंगे। विपक्ष को एक्सपोज करने, विपक्ष को लोगों के सामने लोगों के मन में उनके खिलाफ माहौल बनाने की जो बीजेपी की कोशिश है, उसमें बीजेपी खुद बेनकाब हो गई है सर कि यहीं इस से मेरा निर्णय से एक सवाल बीजेपी है आपसे। अपने राजनीतिक हित साध रही हो। जी। सर इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं कि खुद बीजेपी एक्सपोज हो गई है, और हम भी ये मान रहे हैं कि दोबारा से जो जोखिम है बीजेपी क्यों उठाना चाहेगी, खासतौर पे विशेष सत्र बुलाकर, जबकि वो अप्रैल में ही मुंह की खा चुकी है इस विषय पर। वो मतलब सदन के अंदर ही हार का मुंह देख चुकी है। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है कि दोबारा से इस मुद्दे को बीजेपी के माध्यम से उठाया जा रहा है, वो भी इन दिनों में जब उसको कई सारे मुद्दे पर देश भर में बैकफुट पर जाना पड़ा है। खुद प्रधानमंत्री को भी सार्वजनिक तौर पर कहीं ना कहीं झुकना पड़ा है युवाओं के सामने, या और जो मुद्दे हैं जो विपक्ष ने उठाए हैं। तो ऐसे में अब क्या ऐसा पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि दोबारा से फिर एक रिस्क लेना चाह रही है भाजपा? क्या सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने के लिए ही ये उद्देश्य हो सकता है, या कुछ और आपको इसके पीछे की कहानी नजर आ रही है सर? यह भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चुनावी अस्तित्व का सवाल है। यह छोटा-मोटा विषय नहीं है। जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, जिस तरह का एक राजनीतिक विमर्श पैदा हुआ है जेन जी और जेन अल्फा के प्रदर्शनों के बाद, यह बड़ी चुनौती बन गई है बीजेपी के लिए। बीजेपी परिसीमन को किस हद तक लेकर के बेचैन है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो विपक्षी दलों में पिछले दिनों आपने तोड़-फोड़ की स्थिति देखी। इस सुव्यवस्थित तरीके से, संस्थागत तरीके से, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अब राजनीतिक दलों को तोड़ने का कोई प्रयास, कोई भी अभियान आपने अतीत में इस देश में या दुनिया किसी भी देश में आपने देखा है क्या? जो आपके हाल के दिनों में दिखाई पड़ा। मनीष जी ने उल्लेख किया टीएमसी के टूटने का और एक नई पार्टी में लोगों के शामिल हो जाने का। बीजेपी के हस्तक्षेप के बगैर क्या संभव था? उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता था। उस पार्टी का नाम तो सदस्य भी नहीं जानते थे जो उसमें शामिल कराए गए। तो बीजेपी कितनी बेचैन है, इन घटनाक्रम से आप जान सकते हैं। इनको तोड़ दो, उनको अलग कर दो, इनको अपने में मिला लो, ये पार्टी तोड़ने का प्रयास करो, इनको अपने साथ रखने का बीच में कोशिश तो करो। सर समाजवादी पार्टी को लेकर भी हवा चला दी थी कि उसके बाद समाजवादी भी पार्टी में उसके बाद भी चलने लगी थी। तो यह क्या आपको बेचैनी नहीं दिखाई पड़ती? यह बेचैनी है, ये किसी तरह से परिसीमन का विधेयक पारित हो जाए। परिसीमन का विधेयक पारित होना गोया कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित होना। यह बीजेपी चाहती है। अगर सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी तो उसको 2029 के चुनाव में अपनी चुनावी संभावनाएं बेहतर नजर आती हैं, जो आज क्षीण है। आज उसके गवर्नेंस पे सवाल है, उसके सरकारी विफलता, उसके सरकार के विफलताएं लोगों के सामने हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में सरकार के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। छात्रों का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश, जेन अल्फा का आक्रोश, लोग सड़कों पर है। इस आक्रोश भरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी संभावनाओं को तलाशेगी नहीं। वो तो तब से तलाश रही है जब ये माहौल बना ही नहीं था। अब तो और चुनौतियां बन गई हैं। तो यह केवल ऐसा नहीं है कि ये उसकी बेचैनी है कि वो इतने पराजय देखने के बाद वो बार-बार पराजित होगी और बार-बार कोशिश करेगी। हो सकता है कि सफलता मिल जाए, हो सकता है कि सफलता मिल जाए, क्योंकि इस सफलता में आने वाले दिनों की उसकी चुनावी सफलता निर्भर है। बड़ा सवाल ये है। तो कोई भी प्रयास वो छोड़ेगी नहीं, प्रयास की संभावनाओं को छोड़ेगी नहीं, प्रयास की निरंतरता को छोड़ेगी नहीं, प्रयासों की बारंबारता को नहीं छोड़ेगी। इस बात की परवाह किए बगैर
कि हमने कितने बार प्रयास किए और कितनी बार असफल हुए। इस उम्मीद में बंधी रहेगी, हो सकता है कि इस समय हम सफल हो जाएं। लेकिन अब मेरा कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने इस पत्र के माध्यम से जो स्पष्ट किया है, इससे लगता है कि इस परिसीमन को लेकर के सरकार का जो राजनीतिक मंसूबा है, वो पूरा होता हुआ मुझे दिखता नहीं। जी। अब मेरा आखिरी सवाल पर मनीष जी से है। मनीष जी, जैसा कि सर ने कहा कि कांग्रेस ने जिस स्पष्टता के साथ जो पत्र लिखा है और भाजपा का जो अपनी मंशा है, उसकी जो कवायद है कि हर हाल में कैसे भी तरीके से वो परिसीमन के बिल को पास करवाए, तो आपको क्या लगता है कि आज के माहौल में जहाँ हर तरफ से उसको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, क्या वो ये जोखिम उठाना चाहेगी, जबकि आने वाले समय में 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव है? आपने खुद ये बात कही। कितना कठिन है ये खुद भाजपा भी जान रही है, और जैसा कि अमित शाह को अगर हम बोले कि आज के सिनेरियो में उनको चाणक्य की संज्ञा दी जाती है, तो क्या वो इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे कि एक बार फिर से हार का जो दाग है वो अपनी पार्टी पर लगाएं, और वो भी बिल्कुल चुनाव से ऐन पहले? देखिए अभिषेक, अभी सुनील सर ने सबसे बड़ी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी तब तक ये प्रयास करेगी जब तक उसको सफलता जो है मिल ना जाए। अपने तरफ से ये कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य उसका 2029 में है और 29 है, और 29 लोकसभा चुनाव के लिए जैसा सर ने भी कहा कि उनकी संभावनाएं इस समय छीन नजर आती है। तो जाहिर तौर पर, क्योंकि जो मौजूदा माहौल है जेनजी का, जेन अल्फा का, आर्थिक जो अर्थव्यवस्था की जो इस समय दशा और दिशा चल रही है, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर और महंगी शिक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तो युवा वर्ग जो सबसे बड़ा एक ब्लॉक होगा 2029 में वोट डालने वाला, अगर इस तरह की नाराजगी है, तो उसके जो अभिभावक है वो भी इस नाराजगी से दूर नहीं रह सकते, और शायद यही अपनी चुनावी संभावनाओं को प्रबल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कोशिशें करती रहेगी, क्योंकि इसके जरिए वो खेल कर पाएगी। उत्तर भारत में सीट बढ़ाने में वो कामयाब होगी, जहां पे वो एक मजबूती के साथ जमी हुई है, अनेक राज्यों में उसकी सरकारें हैं। तो इसीलिए न केवल परिसीमन डिलिमिटेशन अभिषेक, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसको भी आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि 22 राज्यों में उस समय एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ कराया जा सकता है, विधानसभा चुनाव भी। तो ये तमाम कोशिशें उसी दिशा में हैं, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय नहीं तो अगले लगातार वो कोशिशें करती रहेंगी। एनसीपी शरद पवार जो है उसको भी लुभाने में वो लगी हुई है, बाकी दलों को तोड़ने का प्रयास करेगी। समाजवादी पार्टी की चुनावी संभावनाएं जो है क्या होती हैं 27 में, इस पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर फिर से 5 सालों के लिए अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो शायद उसको भी बिखरने में शायद बिखर जाए वो, लंबे समय तक अखिलेश यादव अपने खेमे को मजबूत न रख पाए। तो ये तमाम बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में होगा। आपने जिस चाणक्य का नाम लिया उनके दिमाग में होगा। तो ये सब चुनौतियां हैं, और जैसा सुनील सर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लगातार कोशिशें जारी रखेगी जब तक ये बिल पास न हो जाए, क्योंकि 29 की सफलता इसी में छिपी है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। और दर्शकों से मैं एक बार फिर कहूंगा कि वो अपनी राय जरूर रखें कि आज का जो जनपद कार्यक्रम है उन्हें कैसा लगा है। वो द फेडरल देश को लाइक करें, फॉलो करें और अपने कमेंट्स जरूर दें, और देखते रहें द फेडरल देश।